जो हमारा रिकॉर्ड है ना, Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture, perhaps we were discussing effect of solvent, right? Go through your lecture notes. Any doubts, please ask. कोई बताएगा बेटा लास्ट पार्ट क्या हुआ था? सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में YSN1 लिखा था। मतलब ये स्टेटमेंट लिखा चुका हूँ ना मैं, इतना ही तक हुआ हो। ओके हाँ यस, और YSN1 भी दिखा दिया था अपने एक्सप्लेनेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए। ठीक है। Guys, there is one polar aprotic solvent जिसको बोलते हैं क्राउन ईथर। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कुछ तो स्पेशल है। क्राउन ईथर, क्राउन ईथर एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, बता सकते हो इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा? 6। कितने इसमें टोटल एटम्स हैं? सर 18। 18। तो इसको हम लोग लिखते हैं 18
क्राउन ईथर। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई दूसरा भी क्राउन ईथर दिया होगा तो you will be able to easily identify the structure based on total number of atoms and number of oxygen atoms। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है बेटा कौन सा नंबर ऑफ एटम्स हैं टोटल और कौन से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसको जरा एक बार लिख लो क्योंकि ऐसा आपको हो सकता है कुछ पूछ ले तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। सबने कॉपी कर लिया? सर आई थिंक टोटल 17 आइटम है। 17 है क्या? 17 2 यहाँ पर है, 2 4 और 6 8 8 यहाँ पर कम पड़ रहा है मुझे लगता है ना, इसको आप ऐसा करना और किसी के बीच में 2-2 डालने हैं। अभी हो गया, इसको ठीक कर लेना। यस सर। सबने कॉपी कर लिया? देखिए ये जो पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है क्राउन ईथर, ये एक्चुअली रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने KCl लिया, क्योंकि Cl माइनस तो ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, वो किसी न किसी कैटायन के साथ होगा। तो KCl का जो K प्लस है वो एक्चुअली इस क्राउन ईथर में ट्रैप हो जाता है। इनका जो नेगेटिव पोल है ऑक्सीजन, वो इसको ट्रैप कर लेता है। तो इसका मतलब है नाउ Cl minus is free, and if Cl minus is free, it can easily attack as a nucleophile. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए कि सबस्ट्रेट आपने ऐसा ले लिया तो Cl माइनस अगर फ्री हो गया तो ये इजिली अटैक करेगा, और जो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा था जिसकी वजह से वो फ्री नहीं था, वो K प्लस ट्रैप हो गया कहाँ पर? क्राउन ईथर में। ये भी आप लिख लो बेटा। If you have confusion, please ask. हाँ, डन। I remove this बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट फैक्टर लिखेगा लीविंग। लीविंग
Those who have joined late, they can take screenshot. ये पहला पेज है, ठीक है? This is first page, this is second page, और अब ये थर्ड चल रहा है, ठीक है? लीविंग ग्रुप 4 फैक्टर्स थे, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट था, देन कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल था, फिर थर्ड फैक्टर सॉल्वेंट था, एंड दिस इज द फोर्थ फैक्टर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर लीविंग ग्रुप जो है वो लीव ही नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? आप जब ऐसा बोलते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये ले लिया है ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड आने से क्या हो गया? बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, है ना? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, तो इससे क्या हो गया? स्ट्रेंथ ऑफ CCl बॉन्ड इंक्रीजेस। तो क्या होगा? लीविंग एबिलिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। कम हो जाएगी, तो एसेंट रेट विल डिक्रीज। सिंपल सा लॉजिक है ना? इसी तरह मैंने आपको ये वाला भी बताया था, इसमें भी सेम सिनेरियो, सेम एक्सप्लेनेशन। आप इसको भी ऐसे करके लिख देना कि सेम एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको ये वाला सिचुएशन भी बताई थी, जब ब्रिजेड वाला लेते हैं तो यहाँ पर भी आप कार्बोकेटायन वगैरह बना ही नहीं सकते ना ब्रिजेड कार्बन पे, तो यहाँ पर भी लीविंग एबिलिटी पुअर है। That's the बट यहाँ पर कहीं पर भी जो है ना, वो हमने लीविंग ग्रुप को की एबिलिटी पे मतलब वो नहीं किया, मतलब लीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो लिविंग ग्रुप है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो प्रॉब्लम है कि जो वो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से। लिविंग ग्रुप वाले में क्या सोचेंगे? बेटा ये सब कॉपी कर लिया या फिर कॉपी कर रहे हो? सर एक मिनट। सर वेट कॉपी कर रहे हैं। ओके बेटा। सर डन। गाइस सबने कॉपी कर लिया था, वो स्क्रीन गायब हो गया अभी तो। Yes, sir. ओके, चल नाउ आई टेल यू स्पेसिफिकली लिविंग ग्रुप का एबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने RLG लिखा एंड आई एम राइटिंग ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर सॉल्वेंट है, हियर यू आर गेटिंग RNU plus you are getting leaving group. If you check, this leaving group is also an anion, right? Anion, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, having electron pair. तो
कभी न्यूट्रल होगा और कभी निगेटिवली चार्ज। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर ये जो बन रहा है ना, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ है, अनस्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये रिलीज होगा ही नहीं, ये निकलेगा ही नहीं, ये लीव नहीं करेगा आरएलजी को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेबिलिटी जज करना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आ लीविंग ग्रुप is an anion, so we check stability, इसको आप बोल सकते हैं डिस्पर्जन। याद है हमने जीओसी में किया था, डिस्पर्जन से रिलेट किया था स्टेबिलिटी को। डिस्पर्जन चेक करने के लिए तो मेसोमेरिक चेक कर लो, इंडक्टिव चेक कर लो, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, एंड सो चेक स्टेबिलिटी एंड चेक स्टेबिलिटी, और हम लिखेंगे मोर स्टेबल implies better leaving group। ठीक है, और अगर न्यूट्रल हुआ तो भी वो उसमें वही चीज चेक करनी है। अब ये दोनों कंबाइंड वे में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों एक्चुअली लुईस बेस हो गए। तो हम लोग जनरल मैनर में क्या कर सकते हैं कि अगर बेस खराब वाला है, यानी कि पुअर बेस है, तभी तो उसमें डिस्पर्जन ज्यादा होगा। डिस्पर्जन एंड पुअर बेस दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे बेटर लीविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है। मैंने ये ज्यादा इसीलिए लिखा है कि आप कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो, इधर से भी आपको निकालना आना चाहिए, ये आता है तो इससे भी आ जाए, जैसे भी आपको निकालना आता है वैसे निकालना है। ठीक है, ये आप सबसे पहले तो लिख लो, दिस इज स्टेटमेंट। डन बेटा। Yes, sir. अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, राइट द एबिलिटी, राइट द लीविंग एबिलिटी फॉर following anions, write the order। ठीक है, order of leaving ability, F minus, Cl minus, Br minus, I minus। Anybody? डिस्पर्जन चेक करना है बेटा, बताइए क्या आंसर लिखूं।
जिसमें Sir, डिस्पर्जन F minus greater than Cl minus, greater than Br minus, greater than I minus. आप इसमें ये देखो, सबसे पहले तो आप ये चेक करो किसमें डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होगा। माइनस Br माइनस F Cl और F। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्पर्जन किसमें होगा? आई में। क्यों? क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। तो हम जब डिस्पर्जन निकालेंगे तो डिस्पर्जन, या आप बोल दो बेसिक, बेसिक का तो उल्टा हो जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी बोल सकते हो। तो डिस्पर्जन का या फिर लीविंग एबिलिटी, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस। याद रखना, ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है लीविंग एबिलिटी का। ठीक है, तो लीविंग एबिलिटी जो है सीधे सीधे आपको निकालनी है उसके किसके बेसिस पे? डिस्पर्जन, जो आपका चार्ज जनरेट होगा जब प्रोसेस हो जाएगा। चार्ज बनते ही अगर वो डिस्पर्स्ड हो गया, इसका मतलब है सिस्टम स्टेबलाइज कर गया। ये भी आप कॉपी कर लो। चल, अभी ये लिविंग ग्रुप में एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है। ये लिविंग ग्रुप आप सेकंड्स में पता कर सकते हो कि अच्छा है कि खराब है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ गुड लिविंग ग्रुप्स के। इसमें एक है आर एस डबल बॉन्डो ओ माइनस, इसको बोलते हैं एल्केन सल्फोनेट आयन। कोई बता सकता है ये क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? Cross conjugation. गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो O माइनस रेजोनेंस इधर भी कर पा रहा है, इधर भी कर पा रहा है, दो दो रेजोनेंस हो रहे हैं O माइनस के लिए। दैट मीन्स जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है उस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का, दैट इज स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं एल्काइल सल्फेट आयन। इसमें भी लगभग वो ऐसा ही दिख रहा होगा, तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। फिर एक बड़ा पॉपुलर है, इसको बोलते हैं कि पैराटोलुइन, पैराटोलुइन सल्फोनेट आयन। पैराटोलुइन सल्फोनेट आयन, इसको हम लोग ओटीएस करके भी लिखते हैं। इस फॉर्म में भी दिया होगा कई बार। तो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? ओ माइनस एस डबल बॉन्डो, मैंने उल्टा लिख दिया है, इन सबको उस तरफ लिखा माइनस और इधर इसमें इस तरफ। अब इसमें CH3 लगा दो। ये स्ट्रक्चर है पैराटोलुइन सल्फोनेट आयन। ठीक है, और एक और लिख लो आप, दैट इज
हाँ ट्रिपलेट आयन है वो, CF3S डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो मीथेन सल्फोनेट आयन। ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट आयन, और इसी को ट्रिपलेट आयन भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस वगैरह तो हो ही रहा है, और CF3 का जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी वजह से भी ये स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये कॉपी कर लो 3-4 जो भी लीविंग ग्रुप्स हैं। Then Yes, sir. देखिए बेटा, अब इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ROH प्लस Cl माइनस, कोई सॉल्वेंट हमने यहाँ पिक किया, ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? एनी गेसेस? सर RO नेगेटिव प्लस HCl। RO नेगेटिव, और कोई? ROCl plus H positive. ROCl, किसी ने बोला RO नेगेटिव प्लस HCl, फिर आपने क्या बोला बेटा? ROCl प्लस क्या लिख दूं? H positive. H पॉजिटिव, और कोई? देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक माइनस अटैक कर रहा है और निकल प्लस रहा है, तो बैलेंस नहीं होगा, वो चार्ज वाइज बैलेंस नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस में
चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए और एटॉमिक बैलेंसिंग भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। Sir, और किसी RCl plus OH minus. वेरी गुड, RCl plus OH minus, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली। क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक को लीव कराना है और एक को अटैक कराना है, मतलब अटैच कराना है, तो ये सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये तो पहले से ही क्रॉस कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों ही। और ये बताइए कि RCl plus OH माइनस, अब क्या प्रोडक्ट होगा? एनी गेसेस? ROH CS minus CL minus. ROH plus Cl माइनस। अब ये सब इतना देखो तुमने लिख लिया, अब थोड़ा कंफ्यूजन भी होना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि ROH से तुमने OH निकाल के Cl को रिप्लेस किया, फिर जब OH माइनस आया तो Cl को रिप्लेस कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक ही हो रहा होगा ना, या तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. है ना? तो ये एकदम इसलिए अपने को बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल पे जाना है, नहीं तो हम क्या, ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल ये पढ़ लिया कि हाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नाम का चीज होता है तो बस कुछ भी दिया हो तो सब्स्टिट्यूट करा दे, पॉसिबल थोड़ी ना है। उसमें देखना पड़ता है, आपको फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम दुकान में गए किसी सामान खरीदने के लिए अंदर, और अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि तुम दुकानदार हो या तुम परचेज करने के लिए आए हो। क्लैरिटी नहीं हो रही है, कौन किसको सामान दे रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। क्लैरिटी नाम की कोई चीज होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर तुमने क्या कचरा कर दिया सबने कि Cl माइनस आया, OH को रिप्लेस कर दिया, फिर OH माइनस आया, Cl को रिप्लेस कर दिया। अरे भाई कौन सी रिएक्शन होगी? दोनों अपोजिट रिएक्शन हैं, एक ही तो हो सकती है ना। तो उसका आंसर है ये वाली रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? बिकॉज OH माइनस जो है ना, एक तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस के कंपैरिजन, और सबसे बड़ी चीज है इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। व्हाई डू वी से दिस इज पुअर लीविंग ग्रुप? बिकॉज अगर बेस पुअर होता तो लिविंग ग्रुप बेटर होता, और OH माइनस, अरे NaOH से आया हुआ OH माइनस, तो दैट इज एक्चुअली a strong base, is a poor living group because it is a strong base. So this kind of substitution not possible. इसको अच्छे से लिख लो बेटा। सर यस बेटा। सर वो दोनों हो सकते हैं, मतलब तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन अरे पॉसिबल। ऐसा नहीं है, मान लो, चलो तुम्हारी बात भी मान लिया, तो दोनों ये बताओ कि ये तुमने Cl माइनस डाल दिया, OH तुमने ले लिया, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब इसमें मान भी सकते हैं कि ये आपस में कोलाइड करके एक दो मॉलिक्यूल रिवर्स में भी चले आए, मान लिया, लेकिन ये प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं होगा। समझ रहे हो? तुम दीवार पे हाथ मारने से दीवार थोड़ी ना तोड़ दोगे, उसके लिए एनर्जी वगैरह की जरूरत पड़ती है कि नहीं, कि कोई भी जाकर कुछ भी तोड़ देगा, समझे ना। तो उसी तरह से हर प्रोसेस का अपना एक लिमिटेशन होता है, ये नहीं कि सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल करा डाली तुमने। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। रिवर्सिबल का अगर मान लीजिए कि कोई रिवर्सिबल बोलते हो भी, तो उसको भी रिवर्सिबल आप बोल सकते हो जिसमें कि 98 मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड जा रहे हैं। लेकिन जब तुम बैकवर्ड वाले से स्टार्ट करोगे तो प्रोसेस को ना बोला जाएगा, उसको हाँ नहीं बोला जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। नहीं तो हर रिएक्शन आप कुछ भी करा दो, फिर तो कोई रिएक्शन किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी दिया हो और कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके सीधे आगे की तरफ ले गए, बोले आगे पीछे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं होता। सर मतलब ये इनिशिएट होने के लिए जो एनर्जी लगती, मतलब ये ज्यादा है। वो हो ही नहीं सकता। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि एक बेंच है जिसमें बहुत ताकतवर इंसान बैठा हुआ है और तुम दुबले पतले हो, तुम्हारे कहने से वो उठ करके भाग नहीं जाएगा और तुम बैठ नहीं सकते।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसा ही OH माइनस है। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको निकालना पॉसिबल नहीं है Cl माइनस के लिए, तो प्रोसेस ना बोला जाता है, ना। तो इसको तुम रिवर्सिबिलिटी वाला बोल करके कंफ्यूज मत कर लो अपने आप को, ओके समझे सर। ना? मान लो Yes. 1000 लोग आ गए, उनमें से शायद एक आध कोई पतला दुबला हो जो कन्विंस करके उस ताकतवर को रिप्लेस कर दे। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई पतला दुबला जा करके बोलेगा उठ जाओ और वो मोटा ताजा उठ के खड़ा हो जाएगा और तुम रिप्लेस कर दोगे उसको। तो उस तरह से आप रिवर्सिबिलिटी को डील करो कि हो सकता है कोई 1000 मॉलिक्यूल में कोई एक आध मॉलिक्यूल है जो उसको रिप्लेस कर, उसको माना नहीं जाता है। हम लोग जो नॉर्मल सिनेरियो है उसके बेसिस पे प्रोसेस कराते हैं। नहीं तो Yes, आप sir. खुद इमेजिन करो कितना कचरा हो जाएगा, कोई कुछ याद ही नहीं करेगा, सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, कुछ भी कहीं पर भी डालो सब प्रोसेस हो गया। इज इट पॉसिबल? No, sir. चलिए सबने लिख लिया बेटा ये सब? Yes, sir. Oh, wait, sir, 1 minute. Yes, sir, done. अब इसमें मान लीजिए कि देखो हमने क्या एक चीज लिखी कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है बेटा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर रहा है अपना, क्योंकि जो OH माइनस है दैट इज द Poor पुअर, Strong base. ठीक है? तो OH माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अगर समहाउ हम लोग ये इस OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर पाए तो निकल जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करें उसको गुड लिविंग ग्रुप में? तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप इस OH का प्रोटोनेशन करा दो, मान लीजिए मैंने इसका ट्रीटमेंट HCl के साथ करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। तो HCl जब ROH के कांटेक्ट में आएगा, HCl बाय नेचर क्या है बेटा? So strong acid. इसको प्रोटॉन डोनर बोलते हैं। तो आप मेरी लैंग्वेज सुनो, मेरी स्टाइल सुनो। HCl says I am a proton donor। सामने खड़ा ROH क्या कहता है? My oxygen has got lone pair। लोन पेयर का मतलब हो गया कि H+ वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ROH क्या बोलेगा? Since my oxygen has got lone pair, you can give your proton to my oxygen। एकदम समझ लो कि बातचीत चल रही है HCl और ROH के बीच में। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और इन दोनों का रिश्ता करवा दिया गया। आप सोचिए, एकदम नॉर्मल सा मैंने आपको स्टाइल में बताया। क्या आप समझ पाए इस प्रोसेस को? HCl is Yes, a sir. proton donor, ROH में oxygen is carrying lone pair, so HCl can give its proton to oxygen। सिस्टम में दो ही चीजें थी, ये बन गया। लेकिन जैसे ही ये बना, ऑक्सीजन क्या बोलेगा? ऑक्सीजन बोलेगा कि भी मेरे से बिना पूछे मेरे को H+ पकड़ा दिया गया, आई एम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कैनॉट होल्ड दिस प्लस। आप समझ रहे हो? H लेना अलग बात थी, लेकिन H के साथ जो मुसीबत आ गई ना प्लस वाली, वो ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं ऑक्सीजन होल्ड कर सकता? बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीजन इसको होल्ड नहीं कर सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागना चाहेगा। तो वो क्या करता है? वो चाहता है कि R अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, सो दैट मैं न्यूट्रल बन पाऊं। तो क्या हो सकता है? कार्बोकेटायन बन सकता है और H2O बाहर हो गया। नाउ यू कैन सी लिविंग ग्रुप OH के फॉर्म में नहीं आया, लिविंग ग्रुप किसके फॉर्म में आया है? H2O के फॉर्म में। H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बताइए इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप और इट विल बी अ पुअर लिविंग ग्रुप? It's a good living group. गुड लिविंग ग्रुप।
अब जो स्टार्टिंग में Cl माइनस बच गया था वो Cl माइनस अटैक कर देगा, लो हो गया प्रोसेस तुम्हारा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। अभी Yes, तुम sir. इसको ओवरऑल चेक कर लो। ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये SN1 टाइप की मैकेनिज्म है। एम आई करेक्ट? यस। अब अगर मान लो R मिथाइल होता या प्राइमरी होता तो कार्बोकेटायन बनना मुश्किल होता है, तो जो Cl माइनस है ना वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है, और डायरेक्ट अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा और ये बना देगा ClR, और डायरेक्ट अटैक होने पे कौन सी मैकेनिज्म कहलाती है? SN। यानी SN2. प्रोसेस तो हो गया, चाहे वो SN1 मैकेनिज्म से हुआ हो बाद में या SN2 से, और हर बार लीविंग ग्रुप कौन निकल रहा है? H2O। सो अगर तुम्हें इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ले जाना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट अ पुअर लीविंग ग्रुप इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप। तो हम लोग क्या लिखेंगे? OH is first converted into good leaving group। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से कॉपी करना सब लोग।
डन सर। डन, सबने कॉपी कर लिया बेटा, सबने लिख लिया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। गाइस एक बड़ा पॉपुलर सा रिएजेंट है जिसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या किसी ने नाम सुना है? एनीवन? इसमें रहता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। इसको मेनली हम लोग यूज करते हैं फॉर, या मेनली लिख देता हूं, mainly used to distinguish primary secondary and tertiary alcohols। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल आपने लिखा ROH और उसमें HCl डाल दिया, तो याद है भी थोड़ी देर पहले तो रिएक्शन किया हमने ये। तो यहाँ पर RCl मिलेगा और ये, तो इस ये उसमें स्टेटमेंट जो बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि जो टर्शरी एल्कोहल है ना, अगर एल्कोहल टर्शरी है तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा? यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलने चाहिए ना। तो टर्शरी एल्कोहल अगर आपके पास है तो इमीडिएट आपको वाइट टर्बिडिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? वाइट टर्बिडिटी। एक्चुअली वो जो क्लाउडीनेस होता है ना, जो आपका प्रोसेस में आप देखोगे तो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो वो अगर इमीडिएट मिल जाता है तो आप इसको क्या बोल दोगे? टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, इसको लिख देते हैं पूरा। इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी टर्शरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो वाइट टर्बिडिटी मिलेगा, उसमें भी क्लाउडीनेस उसमें भी आएगा, बट लगभग 5 मिनट्स के उसमें आ जाएगा। तो वाइट टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स, इसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग in which of the following alcohols white turbidity comes in 5 minutes। तो आप सेकेंडरी अल्कोहल्स आइडेंटिफाई कर लो उसमें। प्राइमरी अल्कोहल ऑलमोस्ट नो रिएक्शन करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं वाइट टर्बिडिटी appears आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तो कहने के लिए हो गया, आप मानकर चल रहे हो कि प्रोसेस नहीं हो पा रहा। अब इसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी है। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, दो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स इसमें लिखते हैं हम लोग कि इवन दो ये इसको बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं, ये प्राइमरी है लेकिन ये इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी दे देता है। उसी तरह से एक एलाइल एल्कोहल है, तो हम ये लिखेंगे इवन दो प्राइमरी, लेकिन इनके कार्बोकेटायंस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए आप लिखेंगे इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से लिख लो। रिएक्शन पुराना वाला ही है जो हमने लास्ट पेज में लिखा है, उसी को हमने यूज किया है यहाँ।
Done, sir. हो गया बेटा? यस सर। सबके पास बुकलेट है? नहीं हो तो ले आओ, जहां पर भी रखा हो। अगर हार्ड कॉपी है तो, सॉफ्ट कॉपी हो तो उसको ओपन करो। रिएक्शन मैकेनिज्म का सबके पास सोर्स अवेलेबल है बेटा? फटाफट उसको लाइए। सबके पास आ गई बुकलेट? बुकलेट में बेटा होम असाइनमेंट 1 पे जाना और बिना आंसर की चेक किए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। और जैसे ही आपको आता है आप प्लीज अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दो। उसमें एक चीज मिसिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड के बाद वो HCl लिखना भूल गए। फटाफट आंसर बताइए बेटा। बड़ा आंसर दो। बुकलेट नहीं है कुछ तो रिवर्ट करो मुझे। बुकलेट नहीं है क्या किसी के पास बेटा? देखो बुकलेट भी डाल दिया। वेरी गुड बेटा। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है मैंने। होमिसाइड में व्हाट एवर यू गेट है यार, इतना टेंशन किस बात का लेना है? फटाफट सोचिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। Many of you have started answering. Very good.
वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर दिया। देखो इसमें करना क्या है, आपके पास 4 एल्कोहल्स दिए हुए, उसमें HCl डालोगे, प्रोटोनेट होगा, सबसे पहले OH H2O बन के लीव कर जाएगा। जो वो छोड़ कर जाएगा वो क्या है, जो वो छोड़ कर जाएगा वो कार्बोकैटायन है। तो देखो मैं आपको सारे कार्बोकैटायन यहाँ लिख देता हूँ। क्या इसमें कोई टर्शरी कार्बोकैटायन है बेटा? नहीं है। टर्शरी कार्बोकैटायन होता तो बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनल एग्जांपल है वो। नहीं है, लेकिन इसमें जो बेंजाइल है उसमें तो मालूम है हमको रेजोनेंस वगैरह होता है, तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल हो गया ये टर्शरी से पीछे रहता है, लेकिन इसमें बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, रेजोनेंस वगैरह हो रहा है इसमें। इन सब में कोई रेजोनेंस तो है नहीं, तो इसमें आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो एंड इंडक्टिव चेक कर लो। तो इसमें देखोगे तो दोनों तरफ 6 आपको अल्फा एच मिल रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी दोनों तरफ से प्लस आई मिल रहा है ना, प्लस आई प्लस आई। यहाँ क्या हो रहा है, इधर से तो प्लस आई लेकिन इधर एफ लग गया, तो ये माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है। इस वाले में देखो, इधर से प्लस आई, इधर से माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है। तो बताइए कौन इन 3 में ज्यादा स्टेबल होगा? सर थर्ड वन। थर्ड। थर्ड वाला। अब बाकी 2 बच गए, तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है? एफ की डिस्टेंस का। प्लस से दूर किस में है एफ? सर सेकंड में। सेकंड वाले में। सेकेंड में। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, वो कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज कर देता है, डीस्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन। तो जितना दूर होगा उतना कम डीस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब आपका आंसर ये लिखना है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बेटा? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 सब ये कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 बेटा सब लोग करो। क्वेश्चन नंबर 11 याद रखना है कि जो RCl है ना, उसका Cl कौन लेकर चला जाएगा? Ag प्लस। तो ये R प्लस बनेगा, और साथ में AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जितना ये स्टेबल होगा उतना रेट मोर होगा। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, यानी कार्बोकैटायन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन implies more rate of the reaction.
फटाफट आंसर दो। कार्बोकेटायन का एक छोटा सा ये ऑर्डर आप माइंड में रखना, इस तरह से। क्या ऑर्डर रखते हैं हम लोग? ये एरोमेटिक है, ठीक है। और इसके बाद एक ओ अगर रहता है या एन रहता है तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ऐसा। इस टाइप का कुछ भी आपको मिले तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे 6 केस ऑफ रेजोनेंस लगता है बेटा। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ये एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज होता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। तो ये छोटा सा ऑर्डर अपने माइंड में रखना है। जैसे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया था ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर, और इसमें अगर मान लीजिए कि टर्शरी दिया हो तो उसको यहाँ पर रखें। फिर जो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है बेंजाइल वाली, उसको यहाँ पर रखें, है ना, इस तरह से। फिर आप जो है सेकेंडरी वगैरह प्राइमरी वो सब तो ये आपको मालूम ही होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। और टर्शरी कार्बोकेटायन जनरल मैनर में लिखते हैं ग्रेटर देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, परहैप्स ये तो रटा होगा सबको, एंड ग्रेटर देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और उस पे प्लस है तो समझ लेना कि वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू डबल बॉन्डेड। और अगर मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डबल ट्रिपल। ये भी आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको बार बार लिखना है जब तक ये रट नहीं जाती। सबने सोच लिया बेटा? इसको भी कॉपी कर लिया जो सामने लिखा हुआ है, रिमूव कर दें पेज। देखो बेटा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें ये था, नंबरिंग भी उन्होंने कर दी सो दैट आपका आंसर ठीक से निकले। ये थर्ड बोल रहे हैं वो लोग, ये सेकंड बोल रहे हैं वो लोग, और ये फर्स्ट सीएल बोल रहे हैं। कह रहे हैं कौन सा सीएल सबसे आसानी से AgNO3 के साथ चला जाएगा। सबका ट्रीटमेंट किसके साथ करा रहे हैं? AgNO3। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कार्बोकेटायन बना लूं, सीएल हटा दो, सीएल Ag को दे दो। तो जो सबसे पहला वाला कंपाउंड है उसका कार्बोकेटायन क्या होगा? इसको अपनी जगह रहने दो, ये अपनी जगह रहने दो, अपनी जगह रहने दो,
यहाँ CH3 है, प्लस यहाँ आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और इसको देखने से पता चल रहा है कि ये एक टर्शरी कार्बोकेटायन है ना, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब इसी तरह का मैं अगर सेकंड नंबर वाले Cl को हटाकर करूं, इसको अपनी जगह रखूंगा, ये अपनी जगह, यहाँ पर अब प्लस लगा दो और यहाँ पर ये अपनी जगह ऐसे ही रहने दो। इसको देख के क्या लगता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है कि टर्शरी कार्बोकेटायन? तो आंसर क्या बोलोगे आप? सेकंड। सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इससे देखो तुमको तुरंत आइडिया लग गया कि टर्शरी और सेकेंडरी में अगर मेरे को ऑर्डर लिखना है तो मैं स्ट्रेट आंसर लिख दूंगा कि 1 वाला ग्रेटर होगा 2 से, है ना। अब जिस भी ऑप्शन में 1 ग्रेटर देन 2 नहीं दिया होगा उसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। अब आते हैं लास्ट वाले में। तो इफ आई राइट दिस कार्बोकेटायन इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर एज सच रहने दो, यहाँ पर ऐसे रहने दो, ये थर्ड वाला हो गया। इसको, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेकिन इसमें खास बात है, आप देखो, क्या तुम्हें 6 केस ऑफ रेजोनेंस दिख रहा है वहां पर? हाँ, ये बच्चे जो लोग क्या है, केवल ये बोर्ड वाला है, बोर्ड लेवल पे सिखाया जाता है, जो रट कर जाते हैं टर्शरी ग्रेड सेकेंडरी ग्रेड प्राइमरी, ठीक है। ये तुम्हारा लेवल अप है। तो अगर तुमको ये नहीं आता है तो तुम गलत फहमी में इसको सेकेंडरी मान के गलत कर दोगे और उल्टा ओ को बोल दोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डिस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि तुमको मालूम होना चाहिए 6 केस ऑफ रेजोनेंस है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होती है। इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। 6 केस मतलब बैक बॉन्डिंग वाला केस। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, तो उसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका कौन आ रहा है? 1 वाला आ गया क्योंकि वो टर्शरी है। और ये आपका आंसर है। किसमें दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ। इसको भी आप ले लो। हो गया? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। अब सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 32 पे जाना। कौन सी असाइनमेंट है ये? ये है होम असाइनमेंट 3। होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 32। क्या बेटा मिला सबको? क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें SN1 रिएक्शन लिखा होगा। यस सर। विच आर द फॉलोइंग? मिल गया? यस सर। इसका जरा आंसर सोचो कैसे निकालोगे बेटा। राइट योर आंसर बेटा।
तुमने सोच लिया बेटा? शुड आई डिस्कस? यस वरुण, वेरी गुड, बट आंसर गलत चूज किया तुमने। वेरी गुड हर्ष। सिद्धार्थ, वेरी गुड। देखिए, SN1 रिएक्शन जो होता है ना, वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। और जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन implies more rate। ठीक, तो सबका कार्बोकेटायन बना लो। तो तुमको याद आना चाहिए डांसिंग रेजोनेंस। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी होती है किसकी? जब जब ये साइड साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल होता है। अब इसमें क्या करते हैं, उसने तीन ऐसे साइक्लोप्रोपाइल लगा दिए तो और ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। भाई एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा था स्ट्रेन की वजह से, तीन लगी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्चुअली में क्या निकलेगा? डी। सबसे ज्यादा रेट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी वाले कंपाउंड या एल्कोहल का होगा। कॉपी कर लो इसको भी बेटा। सबने लिख लिया? यस सर। गाइस एक क्वेश्चन 29 देखो। 29 मैं जानबूझ कर सिलेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। 29 क्वेश्चन की खास बात क्या है कि एक एल्काइल आयोडाइड है और उसको वाटर के साथ ट्रीट कर दिया गया और क्या बना दिया गया बेटा? एल्कोहल। ऐसा है ना? नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, जहां पर एल्काइल आयोडाइड है वहीं से आई हटा दो और उसी में OH लगा दो। क्या ऐसा हो पा रहा है यहाँ पर? नहीं। इसका मतलब रीअरेंजमेंट हुआ होगा। रीअरेंजमेंट किस मैकेनिज्म में होता है? SN1 वाले में कि SN2 वाले में? SN1। 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 आप कोई प्रूफ कर सकता है क्या कि ये SN1 मैकेनिज्म क्यों है? व्हाट आर द फैक्टर्स? सर सॉल्वेशन। वेरी गुड। इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि जो H2O है ना, बिकॉज H2O इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। H2O is acting as nucleophile and H2O न्यूट्रल है। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? वीक। वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल्स किसको फेवर करते हैं? SN1। SN1 रिएक्शन। बस न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN1। तो जनरली जो सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल रहते हैं, तो जनरली सॉल्वेंट होंगे वो SN1 मैकेनिज्म फेवर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर SN1 हुआ। SN1 का मतलब हो गया कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल।
rearrangement possible. Now keeping in mind all these points which I have written here, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट सोचो। रीअरेंजमेंट क्या होता है? 1,2 शिफ्टिंग होती है, फटाफट सोचिए। क्या इस सबने कर लिया? Am I audible? Yes, sir. रीअरेंजमेंट दिखाया बड़ा, इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है।